हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और क्लास 12 की पढ़ाई करने के लिए आप बिल्कुल डिटरमाइंड होंगे कि इस बार क्या करना है, एकदम फोड़ देना है, पूरा एग्जाम में नंबर बटोर के ले आने हैं। तो जो भी कसर बाकी रह गई थी आपके लास्ट 10th एग्जाम में, आप आशा करेंगे कि इस बार वह सारी रही गई कसर जो है वह आप निपटा दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला पार्ट चैप्टर 1 से। मैं गौतम राज आपको सिखाऊंगा सबसे अच्छा फिजिक्स और सबसे आसान तरीके से, जो कि आपको एग्जाम में नंबर लाने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। और साथ में मैं आपको कुछ कंपटीशन के भी कंसेप्ट देते हुए चलूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एम होता है, गोल होता है, वह सबसे पहला एम होता है कि क्लास 12 में खूब सारे नंबर लाने हैं। और दूसरा एम होता है कंपटीशन। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे कि अभी आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12 के सिलेबस में से 60% आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप अलग से तो एक साल नहीं देंगे, आप इसी साल तैयारी कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों की तैयारी आप साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा स्ट्रेटजी किस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम बेसिक को मजबूत करेंगे। बेसिक को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर अप्रोच से मैं आपको टोटल चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको क्वेश्चन आंसर के अप्रोच से ही यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस अप्रोच को मैं यहाँ पर आपको दिखाकर उसके अनुसार मैं आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अगर किसी को पर्सनल नोट्स या फिर पर्सनल गाइड की जरूरत पड़ेगी तो आप नीचे दिए हुए लिंक में आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और ऐप को डाउनलोड करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं और पर्सनल डाउट या फिर आप नोट्स जो है वहां से ले सकते हैं। तो एडवांस लेवल के लिए हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल के लिए हम HC वर्मा बुक देखेंगे और साथ में कुछ और भी अगर अच्छे बुक होंगे तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फिर हम कंपटीशन के लिए क्या करेंगे, कंपटीशन के लिए हम ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन लगाएंगे, जेई और नीट का दिया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएंगे, मैचिंग टाइप क्वेश्चन करेंगे, स्टेटमेंट टाइप करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। स्टूडेंट आपको इस पूरे सब्जेक्ट का वीडियो लगातार मिलते रहेगा। हो सकता है कि एक दो वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगे, अपलोड होने में टाइम लगे, लेकिन आपको वीडियो जो है वह कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल फ्री महसूस करें। तो स्टूडेंट हम आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम अब अपने यूनिट को स्टार्ट करते हैं, यूनिट 1 को, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ इस यूनिट में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। मैंने 2 चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को डिवाइड कर दिया है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं हम लोग यूनिट 1 में कवर करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर एक थॉट आप लोगों के लिए, आप इनको देख लीजिए। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो मैं बता दूं, ये हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके एक्सपेरिमेंट के कारण जिनके इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा आज के डेट में डेवलप हो पाया है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे यह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस एक्सपेरिमेंट करने के दरमियान इनको काफ़ी बार अनसक्सेस हाथ लगा, काफ़ी बार यह सफल नहीं रहे, लेकिन यह फिर भी हार नहीं माने और इन्होंने बार बार कोशिश किया और कोशिश करते करते इनको एक दिन सफलता मिल गई। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं किसी भी टेस्ट में हार नहीं माना, मैं किसी भी टेस्ट में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में हार नहीं माना, हारा नहीं, बल्कि मैंने गलत करने के 100 रास्ते ढूंढ लिए, बल्कि मैंने गलत करने के 100 रास्ते ढूंढ लिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि मैंने जितना बार भी एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली, वह मेरी हार नहीं थी, वह मेरी हार नहीं थी, बल्कि कौन कौन से रास्ते से गलत हो सकता है यह चीज का मैंने पता लगा लिया। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई डिडंट फेल द टेस्ट, I just found 100 ways to do wrong. I didn't
फेल द टेस्ट, आई जस्ट फाउंड 100 वेज टू डू रॉन्ग। कहने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के दरमियान आप हो सकता है कि कोई क्वेश्चन को बनाएं या फिर आप कुछ करें, उसमें आपको हो सकता है कि शुरुआती में असफलता हासिल हो, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल संयम के साथ कोशिश करते रहने चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपको अपनी गलती को याद रखना चाहिए कि कौन कौन सा कारण है जिसके कारण हम गलत कर गए अपने क्वेश्चन का जवाब बनाने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। तो इस पॉइंट पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, गिव सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। स्टूडेंट, मैं यहां पर आपको डिटेल में आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको आंसर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा और आप अपने लैंग्वेज में इसके आंसर को बना लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहेंगे। तो स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें डील होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हम लोग कौन कौन से चीज को डील करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में यहां पर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। कैसे कंडीशन के लिए? तो वैसे कंडीशन के लिए जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा कैसा है? रेस्ट के कंडीशन में है। इसी रेस्ट के कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और इसी ब्रांच को, फिजिक्स के इस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट कि हम लोग इस यूनिट में जो पढ़ेंगे यहां पर हमारा जो चार्ज होगा वह स्थिर होगा, वह चलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर हमारा चार्ज क्या होगा? वह चलेगा, वह स्थिर नहीं रहेगा, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब चार्ज हमारा स्थिर होगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और जब हमारा चार्ज क्या होने लगेगा? चलने लगेगा, तो हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप इसके हिसाब से आप अपना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट में हम एप्लीकेशन देखेंगे कि आखिर यह इलेक्ट्रोस्टैटिक का कहां पर हमको देखने के लिए मिलता है, किस किस चीज से यह हम समझ सकते हैं कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वह हमारा काम कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने कभी बचपन में किया होगा, बैलून से आपने कभी छोटे छोटे कागज को चिपका कर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप करेंगे, घर में करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है कि एक स्केल लेना है प्लास्टिक का, या फिर आप एक बैलून लीजिए और उसको क्या कीजिए? ऐसे माथे पे रगड़िए, ठीक है, कुछ देर तक रगड़िए, और रगड़ने के बाद कुछ छोटा छोटा कागज का टुकड़ा ले लीजिए और उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास आप लेकर जाइए बैलून को या फिर स्केल को। तो आप क्या पाएंगे कि वो छोटा छोटा कागज का जो टुकड़ा है वह उस स्केल से या फिर बैलून से क्या हो जा रहा है? चिपक जा रहा है। ठीक है, तो यह एक्सपेरिमेंट जो है, यह कारण जो है, इसके पीछे कारण कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कारण है। अब ये देखिए, ये बिल्ली देख रहे हैं, ये बिल्ली का क्या होता है? बिल्ली को फर होता है, ठीक है, रोआ होता है बड़ा बड़ा, तो उसके रोए में क्या हो जा रहा है? बार बार चलने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके शरीर पर क्रिएट हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्रिएट होने के कारण इसके क्या हो गए? छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो है इसके शरीर से चिपक गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये लड़की का चेहरा देखेंगे, देखिए क्या हो गया इसके साथ। देख रहे हैं, इसके बाल सब खड़े हो गए हैं। क्यों बाल खड़े हो गए हैं? तो इसके शरीर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वह प्रेजेंट हो गया है। कहीं पर ये ऐसे कंडीशन में खड़ी होगी जहां पर चार्ज की संभावना बहुत ज्यादा होगी, तो वैसे कंडीशन में क्या हो गया है? इसके बाल जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण खड़े हो गए हैं।
और देखते हैं, ये कंघी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये आप कर सकते हैं घर में, करके देखेंगे। और फिर हमारा क्या हुआ, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग। तो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग भी जो है यह भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस के ही कारण क्रिएट होता है। तो आप समझ चुके हैं इस डायग्राम के अनुसार। तो हम लोग नेक्स्ट और भी चीजों को देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं और किस किस जगह पर हम लोग इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस करके हम लोग अपने काम को करते हैं। तो हम लोग जो जेरोक्स करते हैं, आप अपने पढ़ाई वगैरह का चीज जो है वो जेरोक्स कराने जाते होंगे, फोटो आईडी कार्ड जेरोक्स कराने जाते होंगे। तो यह जेरोक्स मशीन जो है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के आधार पर ही काम करता है। ये कैपेसिटर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है आगे में। तो कैपेसिटर भी है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर ही काम करता है। इधर देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इधर हमारा क्या है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यह न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाता है, जिस फोर्स के कारण यह इलेक्ट्रॉन जो है, मैं यहां पर बना देता हूं फिर से, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, यहां पर न्यूट्रॉन है, यहां पर प्रोटॉन है, और इसके चारों ओर क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वह रोटेट कर रहा है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है और इस सर्कल को छोड़कर नहीं जा रहा है, इस जगह को वह छोड़कर नहीं जा रहा है, तो यह किसके कारण हो रहा है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि इसको क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो यही जो फोर्स जनरेट हो रहा है यह कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वह एटम में बंधे हुए रहते हैं और एटम को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा किस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वह काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे थंडरस्टॉर्म में भी हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक काम कर रहा है। ये है हमारा व्हीन डिफ जनरेटर। ठीक है, इसमें भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करता है। ये है हमारा स्प्रे पेंट या फिर आप देखते होंगे जेट पेंट। जब कभी आपके घर में लोहा वगैरह या फिर कवाड़ी वगैरह पेंट करने के लिए आप बुलाते होंगे तो वो क्या करता होगा, ऐसे कंटेनर में वो पेंट भर के रखता होगा और इधर से वो दबाता होगा तो उसमें से क्या निकलता होगा, स्प्रे निकलता होगा। तो वैसा ही वाला पेंट है, यह भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर यह भी काम करता है। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझेंगे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। यह आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इस टॉपिक को आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन इसके हिसाब से लिख दिए हैं। तो क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, गिव SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको इसके आंसर लिखने का कंसेप्ट बता देता हूं, कुछ हिंट्स बता देता हूं, मेन टॉपिक्स बता देता हूं, आप अपने लैंग्वेज में इसके आंसर को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स। तो चार्ज क्या है, चार्ज जो है वह कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी बॉडी का और ऑब्जेक्ट का जिसके कारण वह फोर्स को महसूस करता है। ठीक है, किसको हम चार्ज कह रहे हैं, चार्ज हमारा क्या हुआ, फिर से सुनेंगे, चार्ज हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी बॉडी का या फिर किसी मैटर का जिसके कारण वह फोर्स को महसूस करता है। तो इस तरीके से हमारा डिफिनेशन हो जाता है। चार्ज को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हम Q साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हमारा NE हो जाएगा। N हमारा क्या है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई हमारा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, बार बार इसका जरूरत होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं वह 1.062 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा हमारा 1.062 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होगा। इसको आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, चलिए तो हमारा चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज का हमारा फॉर्मूला हो गया Q = Ne। एक और फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Q = IT। तो यहां पर हमारा I क्या हो गया, I हो गया हमारा करंट और T हमारा हो गया टाइम। ओके, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नेक्स्ट चैप्टर में भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी होने वाला है। ओके, अब ये एक कैसा क्वांटिटी है, पूछ रहा है कि यह स्केलर है कि वेक्टर है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज में हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो यह कैसा क्वांटिटी बन जाएगा, यह स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम इसका डायमेंशन बता देते हैं, डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन हमारे पास फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, Q = IT है। तो हमारा I का यूनिट क्या होता है, I का डायमेंशन शो करने के लिए हम A का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद क्या है, T है। तो T को डायमेंशन में शो करने के लिए हम कैपिटल T का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने लैंग्वेज में कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पर कुछ न्यूमेरिकल भी निकल कर आता है, जो न्यूमेरिकल मैं लास्ट में आपको बता दूंगा और कुछ बनाने के लिए मैं आपको दे दूंगा। तो अब हम समझते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज क्या क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे चार्ज होते हैं, चार्ज का हमारा कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमारे कैसे होते हैं, जिसमें पॉजिटिव्स की संख्या ज़्यादा होती है, और नेगेटिव चार्ज हमारे वैसे होते हैं जिसमें नेगेटिव्स की संख्या ज़्यादा होती है। स्टूडेंट, कैसे कंडीशन में यह हो सकता है, तो अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, निकल जाए। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज हमारे किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो स्टूडेंट समझेंगे, हमारे किसी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर हमारा इस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है, तो इस एटम में से हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो हमारी प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डोमिनेट हो जाएंगे, पॉजिटिव जो है हमारा डोमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा एटम कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का बन जाएगा। वहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो अगर हम क्या करें, अपने एटम को कहीं बाहर से हम इलेक्ट्रॉन लाकर दे दें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लाकर दे दें, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो यह एटम कैसा बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज का बन जाएगा। तो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस प्रकार से बनता है। अब मैं स्टूडेंट यहां पर देखते हैं कि हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज किसको कहेंगे। तो जब कभी भी स्टूडेंट हम किसी
चार्ज को डिफरेंशिएट करने के लिए, किसी सब्सटेंस के ऊपर के चार्ज को डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको अलग अलग बताने के लिए उस पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो हम इस चीज को, इस टाइप्स ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? पोलरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने दो डंटी लिया और इस डंटी पर मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव लिख दिया, इस पर कर दिया नेगेटिव, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो है हमारा पॉजिटिव पोलरिटी का है, ये जो है हमारा वह नेगेटिव पोलरिटी का है। तो आई होप कि आप पोलरिटी ऑफ चार्ज समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट समझ जाते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? जिस पर किसी भी प्रकार का नेट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, किसको हम कह रहे हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? जिस पर किसी भी प्रकार का नेट चार्ज नहीं होगा। कब होगा यह तब होगा जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तब हमारा एटम जो है वह कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्लियर है स्टूडेंट, जनरल फॉर्म में हमारा एटम जो है वह न्यूट्रल ही रहता है, लेकिन जब हम उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वह नेगेटिव चार्ज का बन जाता है। जब हम उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं तो वह पॉजिटिव चार्ज का बन जाता है। अब हम बेंजामिन एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि बेंजामिन एक्सपेरिमेंट में क्या बातें कही गई हैं। तो स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट में जो कहा जा रहा है वह मैं आपको बता देता हूं। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले दो ग्लास रॉड के टुकड़े ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, दो ग्लास रॉड के टुकड़े ले लिए हैं, और इस ग्लास रॉड के टुकड़े को मैंने क्या कर लिया, किसी कपड़े, सिल्क के कपड़े के बीच में रखकर खूब अच्छे से इसको रगड़ लिया है। ठीक है, सिल्क के कपड़े के बीच में रखकर इसको अच्छे से रगड़ लिया है, और एक टुकड़े को मैंने लटका दिया सिल्क थ्रेड से बांधकर, और दूसरे टुकड़े को मैंने हाथ में ले लिया। तो जब हम इस टुकड़े को इस टुकड़े के पास लेकर जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा? हमको दिखेगा कि ये जो टुकड़ा है वह दूर भाग रहा है। ठीक है, क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा कि ये जो टुकड़ा है वह दूर भाग। तो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि दो प्लास्टिक का रड लिया गया। ठीक है, दो प्लास्टिक के रड को फिर उसी प्रकार से सिल्क के कपड़े के बीच में रखकर अच्छे से रगड़ लिया गया। ओके, रगड़ लिया गया। रगड़ने के बाद एक प्लास्टिक के टुकड़े को ऊपर लटका दिया गया, दूसरे प्लास्टिक के टुकड़े को मैंने हाथ में ले लिया। तो जब इस प्लास्टिक के टुकड़े को फिर से मैं इस प्लास्टिक के रॉड के पास लेकर गया तो यह प्लास्टिक का रॉड क्या हुआ? दूर भागा। ठीक है, मैंने सिल्क थ्रेड से इसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, लटका दिया है। तो यह भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक का रॉड ले लिया गया और दोनों को सिल्क के कपड़े से रगड़ लिया गया। ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया, और उसके बाद प्लास्टिक के रॉड को भी, जिसको मैंने कपड़े से, सिल्क क्लॉथ के कपड़े से अच्छे से रगड़ लिया है, उसको मैं इसके करीब लेकर गया। तो जब करीब लेकर इसको हम लोग गए तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ। तो स्टूडेंट, इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब निकला कि ये जो दोनों टाइप्स के मटेरियल थे इन पर एक ही टाइप का चार्ज जनरेट हुआ। यहां पर भी दोनों टाइप्स के जो मटेरियल थे उन पर एक ही टाइप का चार्ज हुआ, लेकिन यहां पर जो मटेरियल मैंने लिया, अलग अलग टाइप्स के मटेरियल लिए, तो इन दोनों मटेरियल पर अलग अलग टाइप्स के चार्ज भी जनरेट हुए। तो इस बात से मुझे क्या पता चला कि अगर नेगेटिव चार्ज को हम लेकर आए तो रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए तो भी रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस होगा, और अगर अपोजिट चार्ज को हम लेकर आए तो हमें कैसा फोर्स देखने के लिए मिलेगा? अट्रैक्टिव फोर्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से एक लॉ क्लियर हो गया कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ चुके होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जा रहा है, क्या मतलब निकलता है, और क्या लॉ इसके आधार पर क्लियर हो जाता है। तो यह एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम बेंजामिन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप को समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्कोप जो है यह हमारा एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है चार्ज के प्रेजेंस को, कि किसी एलिमेंट में, किसी वस्तु में चार्ज है कि नहीं है। इस चीज को हमारा इलेक्ट्रोस्कोप जो है वह
डिटेक्ट करता है, और किस नेचर का चार्ज है इसको भी यह डिटेक्ट करता है। ठीक है, उस बॉडी में किस नेचर का चार्ज है इसको भी डिटेक्ट करता है। तो देखेंगे ये एक जार ले लिया गया है, ठीक है, ग्लास का जार है। इस जार में क्या किया गया है, ऊपर से मेटल टैप लगा दिया गया है, और मेटल टैप के सहारे एक गोल्ड फॉयल को यहाँ पर लगा दिया गया है। फॉयल का मतलब क्या हुआ, पत्ता, ठीक है, पतला पतला पत्ता जो है वह लगा दिया गया है। ठीक है, अब हम इसके पास क्या कर रहे हैं, कोई चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं। तो जब हम इसके पास चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं, तो अगर यह बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर क्या हो जा रहा है, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में पता चल जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, आप यहां पर अभी समझेंगे। तो यहां पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, उसी तरीके से ये चार्ज जो है वो पास करते हुए यहां पर गोल्ड फॉयल के पास भी पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही यह गोल्ड फॉयल के पास चार्ज पहुंच रहा है तो हमारा गोल्ड फॉयल क्या हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, दूर दूर भाग जा रहा है, क्योंकि गोल्ड फॉयल दोनों पर क्या हो गया है, चार्ज आ गया है। तो इक्वल चार्ज आ गए हैं, तो वह क्या करने लग रहा है, एक दूसरे को अपोज करने लग रहा है। और अगर यहीं पर हम इस ऑब्जेक्ट को लाए रहते और इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चार्ज नहीं होता तो हमारा गोल्ड फॉयल क्या होता, बिल्कुल एक साथ लगा हुआ होता। लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को लाया जिस पर चार्ज है तो हमारा गोल्ड फॉयल क्या हो गया, ऐसे फैल गया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है। तो इसी बात का पता करने के लिए यह गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। तो स्टूडेंट समझेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे एक सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको क्या करना है, अंतर बताना है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो सबसे पहले हम कंडक्टर बता देते हैं कि कंडक्टर क्या होगा। तो स्टूडेंट आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, आप इसके बारे में कुछ जानते होंगे, मगर फिर भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो कंडक्टर हमारे वैसे मटेरियल होते हैं जो कि इजीली अलाउ करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो वैसा मटेरियल जिसमें करंट क्या होता है, इजीली फ्लो कर जाता है, उसी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ऐसे मटेरियल कौन सा मटेरियल हमारा कंडक्टर होता है, तो जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे मटेरियल हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल देख लें तो गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर, अल्युमिनियम, आयरन, मर्क्यूरी, ईटीसी। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, कंडक्टर के एग्जाम्पल हो गए। इसमें सिल्वर जो है हमारा वो बेस्ट कंडक्टर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट सबसे बेस्ट कंडक्टर है तो आप जवाब देंगे सिल्वर। साथ में मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी भी जो है यह भी हमारा कंडक्टर की ही तरह बिहेव करता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि हमारा कंडक्टर क्या होता है। अब हम यहां से समझ जाते हैं कि हमारा इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर बिल्कुल कंडक्टर का क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो जो मटेरियल करंट को इजीली फ्लो नहीं करने देगा अपने ऊपर से, अपने सरफेस से, तो वैसा मटेरियल मेरा क्या होगा, इंसुलेटर हो जाएगा। कब हमारे मटेरियल इंसुलेटर होंगे, कैसे मटेरियल हमारे इंसुलेटर होंगे, तो वैसे मटेरियल जिसके पास नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बिल्कुल ही नहीं हो, तो वैसे मटेरियल हमारे क्या होंगे, इंसुलेटर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, पीवीसी, ड्राई वुड और ईटीसी। तो ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, मैं भी स्नैपशॉट ले रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखेंगे काफी ध्यान से, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
तो मेथड ऑफ चार्जिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग, या फिर जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वह हो सकता है एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड विथ सिंपल डायग्राम। तो जनरली यही क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको चार्जिंग के चार्ज करने का मेथड का आपको बता देता हूं कि किस किस मेथड से हमारा किसी मटेरियल को हम चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं बेसिकली किसी मटेरियल को चार्ज करने के। तो एक मेथड होता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि मान लीजिए कि हमारा कोई मटेरियल है उस पर चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मटेरियल है मेरा, इस पर चार्ज है और इस मटेरियल पर चार्ज नहीं है। तो मैं इस चार्ज मटेरियल को क्या करूंगा, जब इस मटेरियल से लाकर टच करा दूंगा तो इस मटेरियल में भी चार्ज फ्लो करने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन प्रोसेस कहेंगे। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन प्रोसेस कहेंगे। इसका इजीली आप डायग्राम बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हम लोग कर सकते हैं, जब हम लोग किसी दो सरफेस को रगड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इस दो सरफेस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग किसी कंघी को अपने बाल में रगड़ रहे थे तो हमारा क्या हो जा रहा था, उसके सरफेस पर चार्ज क्रिएट हो जा रहा था। तो वह मेथड हमारा कौन सा होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। तीसरा मेथड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है, वह है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड में हमारा क्या होता है कि हम जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के करीब लेकर आते हैं, जब हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब लेकर आते हैं तो जो चार्ज बॉडी पर चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज अनचार्ज बॉडी पर बन जाता है। फिर से सुनेंगे, जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेकर आते हैं तो जो हमारा चार्ज बॉडी पर चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज अनचार्ज बॉडी पर बन जाता है। देखेंगे तो मान लीजिए कि हमारा कोई बॉडी है जिस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया, इसके पास एक दूसरा बॉडी लेकर आए इसके नजदीक। ध्यान रखना है कि टच नहीं कराना है। ओके, टच नहीं कराना है, बस नियर लेकर जाना है, नजदीक लेकर जाना है। तो इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहेंगे। तो यह 3 मेथड है हमारे किसी भी मटेरियल को चार्ज करने के, जिसको आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं और समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमारा ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है। तो यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है कुछ इस प्रकार से कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। तो स्टूडेंट क्या होता है ग्राउंडिंग, आप सुनते होंगे जनरल भाषा में अर्थिंग कर देना किसी चीज का। तो अर्थिंग करने में या फिर ग्राउंडिंग करने में हम क्या करते हैं कि अपने एक तार के हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, जमीन के साथ जोड़ देते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग कुछ चार्ज को शेयर करना चाहते हैं बॉडी और अर्थ के साथ। ओके, बॉडी और अर्थ के साथ हम लोग उस चार्ज को क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। इससे हम लोगों को फायदा क्या होता है, तो यह हम लोगों का एप्लियंसेस, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके सेफ्टी के लिए होता है, या फिर जो यूजर है, जो हम लोग हैं, उसके हम लोगों के सेफ्टी के लिए होता है। तो मान लीजिए कि कभी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया और वहां पर हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट फ्लो करने लगा, तो यह एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा करंट जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट को खराब कर सकता है, या फिर हमें उससे इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लग सकता है। तो अगर हम अर्थिंग करके रखेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थ में शेयर हो जाएगा, जिससे हमारा एप्लियंसेस और हम क्या कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, हमें करंट के झटका नहीं लगेंगे। तो आई होप कि आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है वह होता है एडिटिविटी। कौन सा प्रॉपर्टीज होता है? एडिटिविटी। एडिटिविटी कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई सरफेस है, उस सरफेस पर कहीं पर +4 कूलम चार्ज है, कहीं पर +3 कूलम चार्ज है। तो इस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 4 + 3 = 7 कूलम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी पर जितने भी चार्ज हैं उसका टोटल चार्ज हमारा क्या होगा? अलजेब्रिक सम हो जाएगा, जो भी डिफरेंट रीजन पर उस बॉडी पर होंगे। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारा चार्ज जो है तो वह एडिटिविटी फॉलो करता है, जोड़ फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन आप समझते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिसमें क्या कहता है? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से है कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वह ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही हम उसको क्रिएट करते हैं, बल्कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें चार्ज की संख्या हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। जिस प्रकार से एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, वह ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस फॉर्म को चेंज करता है। उसी प्रकार से किसी भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें, एक पृथक सिस्टम की बात करें, तो वहां पर हमारा नंबर ऑफ चार्ज भी क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यह कंजर्वेटिव लॉ को भी सपोर्ट करता है। तीसरा है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज होगा? तो Q = 4 × 1.062 मैं फिर से इसको लिख देता हूँ यहाँ पर Q = 4 × 1.062 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाएगा। ओके, तो यह बात क्या बोलता है? यह बात ये बोलता है कि हमारा चार्ज जो है वह इंटीग्रल मल्टीपल है। देख रहे हैं मैंने क्या किया है? Q = NE का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। तो हमारा चार्ज यहाँ पर क्या हो जाता है? क्वांटिटेटिव हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज E। जो E का वैल्यू है, जितने चार्ज हैं उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हमको उसके टोटल चार्ज मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा चार्ज क्या है? यह प्रॉपर्टी रखता है क्वांटिटेटिव का भी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह है इनवेरियंस। इनवेरियंस कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वह वेरी नहीं करता, बदलता नहीं है ऑब्जेक्ट के स्पीड के अनुसार। मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वह चल रहा है, तो उसके चलने से या नहीं चलने से, ऑब्जेक्ट के चलने से या नहीं चलने से हमारे चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा चार्ज जो है वह किस प्रकार का प्रॉपर्टी रखता है? इनवेरियंस टाइप का प्रॉपर्टी रखता है। तो आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिख पाएंगे। तो स्नैपशॉट ले लेता हूं, आप भी चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट
कुछ प्रैक्टिस सेल्फ के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिए हैं जो आप बनाएंगे और बनाकर आप इसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में कर देंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और अगर पर्सनल डाउट हो तो वहाँ पर आप चैट के थ्रू मुझसे बात कर पाएंगे और किसी भी तरह का दिक्कत जो है मैं आपको वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 3-4 क्वेश्चन लगा दिए हैं आपके लिए, मैं पढ़ देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है कि कोई लिक्विड ड्रॉप है जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको बताना है कि टोटल वहां पर चार्ज कितना होगा। ओके, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज हो सकता है? अगर हो सकता है या नहीं हो सकता है तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आप नोट कर लेंगे इन क्वेश्चन को या फिर स्नैपशॉट ले लेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि आप बताइए कि अगर 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना चार्ज होगा। ओके, तो आई होप कि इन क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर आंसर मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दें। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करके आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हैं, या फिर कोई आपको पर्सनल डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट में स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक बटन दबा दें, और एज ए फीस आप इसको अपने ही जैसे कुछ और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर। तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।